So let us begin genetics, and in this topic we have to study only three things: monohybrid cross, dihybrid cross and sex determination in human beings. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन वाला जगह यही है भाई, बाकी डिफिनीशन वगैरह यहाँ से नहीं आता है। मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा एकदम, तुमको रेशियो बताना रहेगा या फिर उसका परसेंटेज या फिर उसके जो फिनोटाइप होगा या फिजिकली क्या दिखेगा, इंडिविजुअल का कौन सा कैरेक्टर दिखेगा, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बारे में जनरल चीज़ें तुम जान भी रहोगे और जान भी लेना कि मेंडल ने स्वीट पी पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। ठीक है, और उसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का उन्होंने स्टडी किया था और उसका स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा था। ठीक है, ये सब जनरल बातें, एग्जाम वाली बात केवल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर किया गया है। मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड क्रॉस मीन्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो जिसमें एक कैरेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस किया गया, वैसे क्रॉस को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो डिफिनीशन तो पूछा नहीं जाता है। अब एक एग्जांपल से समझो कि मेंडल ने क्या किया था। उन्होंने टॉल पी प्लांट लिया, टॉल पी प्लांट, और इसका क्रॉस किया गया ड्वार्फ पी प्लांट से। ठीक है, पहले हम वर्ड के फॉर्म में तुमको बता दे रहे हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस करके दिखा देंगे। ये क्रॉस पॉलिनेशन किया गया, यानी टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया गया। तो F1 इंडिविजुअल जो मिले, F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन जो मिला, उसमें ऑल इंडिविजुअल्स टॉल मिले, ऑल इंडिविजुअल्स टॉल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर टॉल कैरेक्टर का मिलना क्या प्रूव कर रहा है। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि एक पर्पल लीफ वाला प्लांट है, एक ग्रीन लीफ वाला प्लांट है, उनके बीच में जब क्रॉस किया गया तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में पर्पल लीफ वाला प्लांट मिला। इससे क्या प्रूव होता है? तो क्वेश्चन यहीं से आया है, क्वेश्चन समझ जाओगे तो कर लोगे। तो देखो ये प्रूव कर रहा है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर देखो हाइट है, उसका दो फॉर्म है, एक टॉलनेस और एक ड्वार्फनेस। तो टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, यहां से क्या पता चला, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक, इसके अलावा क्या पता चल रहा है कि देखो जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो ये टॉल इंडिविजुअल है और ये ड्वार्फ इंडिविजुअल है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो ट्रेट है या कह सकते हो जो जीन है वो टॉलनेस का है और इसमें ड्वार्फनेस का जीन है। लेकिन यहाँ पर जब ये इनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो ये मीडियम हाइट का प्लांट नहीं बना। मीडियम हाइट का मतलब टॉल वाले प्लांट से छोटा और ड्वार्फ वाले प्लांट से बड़ा। तो ऐसा कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। इससे ये पता चल रहा है कि कैरेक्टर्स का मिक्सिंग नहीं होता है कभी भी। ठीक है ना, या तो टॉल प्लांट मिलेगा या तो ड्वार्फ, लेकिन मिक्सिंग नहीं होगा कि मीडियम हाइट का प्लांट मिलेगा। तो तुमको कंक्लूजन को भी समझते चलना है कि मेंडल ने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन ये था सबसे पहले, नो मीडियम हाइट plant was obtained in F1 generation। इससे मतलब ये है, it means there is no mixing of characters, mixing of mixing, mixing of characters। इसी को आगे चल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स के नाम से जाना गया। ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था। लेकिन तुम्हें अभी वो सब लॉज के बारे में बहुत डिटेल नहीं जानना है। मेन बात समझ लो कि ये एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट फिलियल जनरेशन में टॉल प्लांट मिला। इसका ये मतलब निकलता है कि कोई मीडियम हाइट का प्लांट न बनने का मतलब है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स ड्वार्फ का था, यहाँ टॉल का था, लेकिन इन दोनों के क्रॉस होने पे मिक्सिंग नहीं हुआ कैरेक्टर। अब क्या किया गया कि F1 इंडिविजुअल का सेल्फ क्रॉस कराया गया। F1 इंडिविजुअल्स में सेल्फ क्रॉस हुआ। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने बताया है आपको कि एक ही फ्लावर का एंथर से निकला हुआ पॉलिनेशन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जब जा करके फर्टिलाइज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर सेल्फ क्रॉस के नाम से उसको जाना जाएगा। तो सेल्फ क्रॉस जब किया गया तो जो रिजल्ट मिला, F2 इंडिविजुअल जो मिले वो क्या मिले, F2 इंडिविजुअल्स क्या मिले,
टॉल मिले, ठीक है, और ड्वार्फ भी मिले। इनफैक्ट यहाँ पे 3 तरह का कंडीशन मिला, एक प्योर टॉल मिले इंडिविजुअल्स, प्योर टॉल, फिर हाइब्रिड टॉल भी मिले और ड्वार्फ भी मिले। ये बाद में पता चला, शुरू में तो हम लिखेंगे यही चीज कि टॉल और ड्वार्फ दोनों इंडिविजुअल मिले, मैं यही लिखूंगा, अभी जब क्रॉस करूंगा तो दिखा दूंगा उसको। टॉल और ड्वार्फ दोनों इंडिविजुअल मिले, टॉल एंड ड्वार्फ। अब यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है, क्या मैंने बताया एग्जाम में भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये एक्सप्लेन वाला आया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अच्छे से सीख लो एक्सप्लेन करना। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कराया गया। F1 जनरेशन में ऑल इंडिविजुअल्स वेयर टॉल। अब F1 जनरेशन के जो टॉल इंडिविजुअल थे उनमें सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो जो F2 जनरेशन आया यानी इसके बाद वाला जो जनरेशन आया उसमें फिर से ड्वार्फ प्लांट दिखाई दिया, यानी टॉल प्लांट भी मिले और ड्वार्फ प्लांट भी मिले। अब इससे क्या कंक्लूजन मिलता है हम लोग को? कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये मिलता है कि टॉल और ड्वार्फ का जब क्रॉस हुआ तो मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला, इसका मतलब कैरेक्टर्स का कोई मिक्सिंग नहीं होता है। दूसरा क्या मिल रहा है हम लोग को कंक्लूजन कि ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। इस टेस्ट में यानी इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में डोमिनेंट कैरेक्टर ही F1 जनरेशन में दिखा, यानी टॉल आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। और लास्ट एक बात क्या पता चल रहा है, इट इज पॉसिबल दैट ए ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। देखो यहां ड्वार्फ का मिलना क्या बता रहा है कि जो F1 के इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये कैरेक्टर था लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ था। शुरू में पेरेंट जनरेशन में यहाँ ड्वार्फ प्लांट है तो कैरेक्टर है वहां पे, जब F1 इंडिविजुअल बने तो ये ट्रेट था लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराया गया तो फिर से ड्वार्फ प्लांट मिले। ड्वार्फ का मिलना ये प्रूव कर रहा है कि ड्वार्फ वाले जो जीन थे वो F1 जनरेशन में भी थे लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुए। इसको एक सेंटेंस में बुक्स में लिखा गया है, थर्ड कंक्लूजन, ये पहला कंक्लूजन है, ये सेकंड है, और थर्ड कंक्लूजन मैं यहां लिख रहा हूं क्या, इट इज पॉसिबल दैट ए ट्रेट इज inherited but not expressed। देखो यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जस्टिफाई लगा दिया है बस, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? इसी एक्सपेरिमेंट को आप एक्सप्लेन करोगे और बताओगे कि F2 जनरेशन में ड्वार्फ इंडिविजुअल का मिलना ये प्रूव कर रहा है कि F1 जनरेशन में ड्वार्फ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन थे वो थे इंडिविजुअल में, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किए, ठीक है, नहीं कर पाए। तो इससे पता चल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई ट्रेट इनहेरिटेड हो, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में उसके जीन्स पास हो लेकिन वो दिखाई न दे, फिजिकली ऑब्जर्वेबल न हो, ठीक है। अब इसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बाद में चल करके इसको सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया। तो ये जो प्लांट था टॉल पी प्लांट, इसको बोला गया प्योर टॉल। प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच में क्रॉस किया गया। प्योर टॉल को हम कैसे लिखेंगे? प्योर का मतलब होता है, देखो एक बात समझ लेना कि कोई भी सेल डिप्लॉयड होता है, ठीक, तो डिप्लॉयड मतलब 2 सेट उसमें रहेंगे किसी भी चीज के, सॉरी 2 सेट नहीं, 1 पेयर कहो या 1 सेट कहो, ठीक है ना, तो कोई भी जीन के एक पेयर होंगे वहां पे, ठीक। तो इसीलिए जैसे हाइट के लिए हमारे पास जो जीन है उसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब इंडिविजुअल को दिखाएंगे तो इसमें प्योर टॉल लिख रहे हैं, प्योर का मतलब हो गया दोनों जीन एक जैसा होगा, टॉल का मतलब कैपिटल T लिखोगे, और ड्वार्फ का मतलब क्या हुआ, जो जीन लिखोगे स्मॉल t, और दोनों सेम होंगे। प्योर लिखा जाता है मतलब दोनों जीन सेम है, हाइब्रिड लिखा जाएगा तो एक जीन दूसरे जीन से डिफरेंट होगा, जैसे ये हाइब्रिड टॉल कहलाएगा। देखो ये हाइब्रिड टॉल है, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल T लिखा गया और ये स्मॉल t। जेनेटिक्स में सिंबल का एक तरीका है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल लेटर लिखा जाता है और उसी के स्मॉल लेटर से हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ड्वार्फ के लिए D नहीं लिखा जाएगा, T ही लिखा जाएगा, लेकिन वो स्मॉल लेटर यूज किया जाएगा। और टॉल हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर, इसीलिए उसके लिए कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगे, देखो एक कैरेक्टर के 2 जीन हैं तो गैमेट में आधा हो जाएगा, यानी एक मोनोहाइब्रिड है
तो मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर लियो, एक कैरेक्टर मतलब यहाँ पर 2 जीन, तो गैमेट में कितने जीन होंगे? सिर्फ 1 जीन होगा। गैमेट में हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ भी आप बना दो ऐसे स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आपके पेरेंट्स हैं और ये गैमेट्स बन गए। अब इनमें से किसी को भी कंबाइन करोगे, देखो यहाँ से इसको मान लो मेल प्लांट और ये हो गया फीमेल, तो यहाँ से हम लोग किसी को भी कंबाइन करेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। चाहे किसी को भी करो, इसको इससे करो चाहे उससे करो, सब एक ही इंडिविजुअल मिल रहे हैं ना। किसी को किसी से मिलाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स आर टॉल। और कैसे टॉल कहलाएंगे? अगर हम जेनेटिकली बताना चाहें तो किस तरह का टॉल है, या जीनोटाइप कहो क्या है, ये तो फिनोटाइप हो गया, इसको फिनोटाइप कहते हैं। जैसा दिखता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हें टॉल दिख रहा हूं तो तुम टॉल बोलोगे तो मेरा फिनोटाइप हुआ, लेकिन मैं पूछूं कि मैं प्योर टॉल हूं कि हाइब्रिड टॉल हूं, तो इसके लिए जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि मेरा कॉम्बिनेशन ये वाला है कि ये वाला है। वो डायरेक्टली देखने से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग जीन हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा? ये वाला डोमिनेंट वाला। ठीक है, इस इंडिविजुअल को फिजिकली देखा जाए तो ये टॉल दिखाई देगा, लेकिन इसमें जीन टॉलनेस का भी है, ड्वार्फनेस का भी है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए हाइब्रिड टॉल इसको बोला जाएगा। तो कैसा टॉल है? ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप हो गया। लेकिन तुमको फिनोटाइप जीनोटाइप से नहीं मतलब है, सीधा सीधा जानो कि टॉल होंगे सारे इंडिविजुअल। अब जब इनको सेल्फ क्रॉस किया गया, सेल्फ क्रॉस का मतलब हो गया कि अब यही पेरेंट्स ले लिए जाएं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेरेंट हो गया जिसको मेल मान लिया जाए, और एक पेरेंट और ले लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी जिसको फीमेल मान लीजिए, तो इसमें गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ भी गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो जनरेशन है F1 के इंडिविजुअल्स हैं, तो जब अगला जनरेशन बनेगा उसको F2 बोला जाएगा। अब यहाँ जरा तुम मैच करके देखो, तो ये पहला इंडिविजुअल क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जेनेटिकली देखा जाए तो 3 तरह के इंडिविजुअल हैं। देखो ये दोनों कैपिटल टी है, यहाँ एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों स्मॉल टी। हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, जगह है नहीं वहाँ पे। यानी कि जो F2 जनरेशन मिला हम लोग को, F2 जनरेशन का रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ ना एग्जाम में जो पूछा गया है वो रेशियो पूछा गया है। बार बार मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में रेशियो पूछा गया है, तो मैं रेशियो डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो अब हम लोग से क्या क्या पूछा गया एग्जाम में, एज इट इज मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ आपके सामने। पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का रेशियो क्या होगा? तो देखो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि जिसमें एक डोमिनेंट जीन दिखाई दे दिया, एक भी कैपिटल टी दिखेगा तो वो सब टॉल होंगे, और इसमें देखो एक भी कैपिटल टी नहीं है इसलिए ड्वार्फ होगा। तो इनका रेशियो क्या होगा? 3 इंडिविजुअल अगर टॉल बन रहे हैं तो एक इंडिविजुअल ड्वार्फ, यानी 3:1 होगा। लेकिन पूछा गया रेशियो ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। अब क्वेश्चन बदल गया है देखो, इसीलिए रट के लिखोगे तो गलत लिख दोगे। अब यहाँ प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का रेशियो पूछा गया है, तो ये देखो टॉल तो तीनों हैं, लेकिन ये दोनों जो टॉल हैं ये हाइब्रिड टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, ये दोनों हाइब्रिड टॉल है, जबकि ये क्या है? प्योर टॉल, क्योंकि इसमें दोनों जीन सेम है। तो प्योर टॉल एक है, प्योर ड्वार्फ भी एक है, तो रेशियो होगा 1:1। ठीक है, अब नेक्स्ट रेशियो पूछा गया है प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल का रेशियो बताओ। प्योर टॉल एंड हाइब्रिड टॉल, प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल का रेशियो पूछा जाए तो प्योर टॉल 1 है, हाइब्रिड टॉल कितने हैं? 2 हैं, तो ये हो गया 1:2। ऐसे एग्जाम में हो सकता है कि हाइट ऑफ द प्लांट एक कैरेक्टर ले लिया जाए, इसके जगह पे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, ए प्लांट विथ वायलेट कलर्ड फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ
प्लांट विथ वाइट कलर्ड फ्लावर। तो क्वेश्चन वही है भाई, सब कुछ उसी तरह होगा, बस टॉल के जगह पे वायलेट ले लिया गया। वायलेट उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसको कैपिटल वी लिखा होगा, और वाइट क्या है, रिसेसिव है, तो उसको स्मॉल वी लिखा होगा। तो तुमको बस पहचानना है कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, बाकी आंसर उसी तरह बनेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो 3:1 है, तो वहाँ वायलेट और व्हाइट का रेशियो 3:1 होगा। यहाँ प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ का रेशियो 1:1 है, तो वहाँ पर प्योर वायलेट और प्योर व्हाइट का रेशियो 1:1 होगा। यहाँ पर प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल का रेशियो 1:2 है, तो वहाँ पर प्योर वायलेट एंड हाइब्रिड वायलेट का रेशियो क्या होगा, 1:2। यानी टॉल मतलब डोमिनेंट, तो जो डोमिनेंट होगा, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा उसके जगह टॉल समझ लो, और जो रिसेसिव होगा उसके जगह ड्वार्फ है समझो। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा तुम कर लोगे। इसी को परसेंटेज में पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे 3:1 है, मतलब टोटल 4 है, उसमें से 3 अगर टॉल है तो कितना परसेंट हुआ, फिर 75%, और ये कितना हुआ 25। तो आप इसको लिख सकते हो 75%, 25%। ये क्या होगा 1:1, मतलब 50%, 50%। और 1:2 का मतलब क्या हो गया, पहला 25% है, दूसरा क्या होगा 50% होगा। ठीक है, यहाँ पर प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ है, तो बेटर होगा कि हम इस तरह लिखेंगे, ये 25% होगा, क्योंकि 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये 25% इज टू 25%, यानी टोटल का ये 25% है। 4 हैं उसमें से एक ये है, यहाँ भी 4 में से एक ये है, तो 25% ये हुआ, 25% ये हुआ, तो रेशियो कट के 1:1 हो जाएगा। तो ऐसे आपका परसेंटेज पूछे तो भी बता सकते हो, रेशियो पूछे तो भी बता सकते हो। ठीक है, यही क्वेश्चन है भाई, चाहे आपको इसको इस तरह से बनाने को दे, चाहे क्वेश्चन बना के दे कि कैसे प्रूव करोगे। मैंने कंक्लूजन आपको 3 बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। पहला क्या बताया, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, नो मीडियम हाइट प्लांट वाज ऑब्टेन्ड, दिस प्रूव दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। दूसरा मैंने बताया कि ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। जो भी कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें से जो डोमिनेंट जो होगा वही F1 जनरेशन में दिखाई देगा। ठीक, और तीसरा जो बताया गया, इट इज पॉसिबल दैट ए कैरेक्टर इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। ये चीज इस बेसिस पे कहा गया क्योंकि ड्वार्फ आकर के F2 जनरेशन में दिख रहा है ड्वार्फ प्लांट, इसका मतलब है कि F1 जनरेशन में उसका जीन तो था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेशियो कई बार पूछा गया, एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन बना के, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 बार मैं बोल दिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। सारे जो मेरे वीडियो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया वही मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी छोटे मोटे चीज़ आप खुद से पढ़ लीजिएगा कि क्या है, ट्रेड्स क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, ये सब चीज़ें। अब F2 जनरेशन में हम लोग चलते हैं, सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, नॉट F2, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, 2 कैरेक्टर लिया जाएगा। तो मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट लिया, राउंड सीड विथ येलो कलर, राउंड येलो मैं लिख दे रहा हूं, यानी राउंड क्या है, शेप है किस चीज का, सीड का, और येलो क्या है, कलर है। तो 2 कैरेक्टर यहां लिया जा रहा है, एक शेप ऑफ द सीड, दूसरा कलर ऑफ द सीड। तो एक प्लांट लिया जो राउंड येलो था, और दूसरा प्लांट लिया गया जो रिंकल्ड ग्रीन था। देखो ऐसे क्वेश्चन जब देगा तो वहां पर बना के लिख भी देता है, जैसे इसको लिखा जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसको लिखा जाएगा तो देखो राउंड अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो रिंकल्ड रिसेसिव है। अब रिंकल्ड का सिंबल क्या होगा, देखो जो डोमिनेंट का कैपिटल आर लिखे हो तो रिंकल्ड के लिए क्या लिखोगे, स्मॉल आर। येलो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, इसके लिए कैपिटल वाई है, तो इसका रिसेसिव फॉर्म यानी ग्रीन है, उसके लिए स्मॉल वाई लिखोगे। ये दिया रहता है क्वेश्चन में, ये दोनों दिया रहेगा। अब देखो इसमें भी क्या किया गया, यहां पर हुआ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहां पे इनके बीच में क्रॉस हुआ, 2 कैरेक्टर को ध्यान रखा गया है, एक शेप को, दूसरा कलर को। ठीक है, तो अब F1 का क्या रिजल्ट था, F1 जनरेशन में क्या मिला, तुम्हें आधा नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो कहानी नहीं लिखना है। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, अभी तुमको बताएं कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है। तो यहाँ 2 कैरेक्टर है, एक है सीड का शेप, दूसरा है सीड का कलर। तो दोनों का डोमिनेंट देखो क्या है, डोमिनेंट राउंड है और येलो है, तो यानी F1 जनरेशन में क्या होगा,
राउंड येलो मिले इंडिविजुअल, राउंड येलो, आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए राउंड येलो। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, जो डोमिनेंट है यानी राउंड येलो ही मिलेगा। और जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, F1 इंडिविजुअल्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनसे फिर क्या मिलेगा, यानी कि अब ये जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल हैं राउंड येलो, उनके बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F2 जनरेशन मिला। उस F2 जनरेशन का रिजल्ट बहुत ही यूनिक था। क्या यूनिक था, देखो पहले तो उसमें 4 तरह के इंडिविजुअल मिले। तो 4 तरह के इंडिविजुअल तुम लिखोगे कैसे एग्जाम में, तो पहले ये वाला लिख देना राउंड येलो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये वाला लिख देना रिंकल्ड, नीचे लिखना जगह छोड़ के, रिंकल्ड ग्रीन। बचा 2 और नया फॉर्म मिला, कैसे बनाओगे उसको, देखो राउंड येलो पहला इंडिविजुअल मिला, रिंकल्ड ग्रीन दूसरा इंडिविजुअल, ठीक। अब देखो तीसरा इंडिविजुअल क्या मिलेगा, राउंड येलो था तो राउंड के साथ ग्रीन लिख दो, राउंड ग्रीन, तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। राउंड के साथ पहले येलो था, अब राउंड के साथ ग्रीन हो गया। और एक नया इंडिविजुअल और बनेगा जो रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, तो रिंकल्ड के साथ येलो कर दो, तो रिंकल्ड येलो, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूं इस तरह से कि हो सकता है यहाँ पे राउंड येलो न लिख करके टॉल और येलो दे दे, यहाँ पे ड्वार्फ और ग्रीन दे दे, तो बनाना आसान रहेगा कि देखो डोमिनेंट डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट और रिसेसिव रिसेसिव, ये जितना लिखा गया है क्या है, शेप लिखा गया है, शेप का पॉसिबिलिटी है। और ये क्या है, कलर है। 2 कैरेक्टर हैं तो जितने भी इंडिविजुअल होंगे उनके 2-2 कैरेक्टर हमको लिखना होगा। तो एक इस पेरेंट को उठा के लिख देना, एक इस पेरेंट को उठा के लिख देना, फिर इनको इंटरचेंज कर देना। देखो राउंड के साथ येलो है तो राउंड के साथ ग्रीन कर दो, और रिंकल के साथ ग्रीन है तो रिंकल के साथ येलो कर दो। और इसका रेशियो क्या है, 9:3:3:1, ठीक है। अब पुनेट स्क्वायर से इसको बनाया भी जा सकता है, पुनेट स्क्वायर से हम बना के भी दिखा दे रहे हैं आपको एग्जाम में, हालांकि तुमको बहुत कम चांस है कि बनाने के लिए दिया जाए, यही रेशियो पूछा जाता है। देखो यहां आप कंक्लूजन पहले देखेंगे हम लोग, कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने क्या कंक्लूजन बनाया। पहले वाले से तो वो बता ही चुके थे कि डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखेगा, मिक्सिंग नहीं होगा कैरेक्टर का, कोई कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है जो जनरेशन में इनहेरिटेड हो लेकिन एक्सप्रेस ना हो। 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। लेकिन यहाँ अब हम लोग बात करें कंक्लूजन में, एक नया बात देखने को मिल रहा है कि 2 तरह के इंडिविजुअल, तो नया इंडिविजुअल देखने को मिला। नया कॉम्बिनेशन कैसे बना होगा, इसलिए बना होगा कि जब गैमेट्स बने हैं तो गैमेट फ्री हैं कि कोई किसी के साथ असॉर्ट कर सकता है, तभी नया कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे यहाँ राउंड के साथ येलो है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन है, तो आखिर ये वाला जो जीन है, जो येलो कलर वाला जीन है, वो यहाँ पर पहुंचा होगा, इसके से कंबाइन किया होगा, राउंड के साथ, रिंकल्ड के साथ, किसी के साथ कोई कंबाइन कर सकता है, तब जाकर के नया कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि ईच ट्रेट इज इनहेरिटेड, एक मिनट, ईच ट्रेट्स लिखने, अपोजिंग traits for a particular character, एक कैरेक्टर के जो अपोजिट ट्रेट्स हैं, जैसे हाइट के लिए टॉल और ड्वार्फ हो गया, ठीक है, उसी तरह से शेप के लिए राउंड और रिंकल्ड हो गया, तो जो अपोजिंग ट्रेट्स होंगे आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। बुक पढ़ोगे तो बुक में लास्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है, जहां डायहाब्रिड क्रॉस समझाया गया है उसके जस्ट लास्ट लाइन में, इसी को बोला गया आगे चल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी को बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अब रेशियो पूछ सकता है एक क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ सीड्स 1600 है, टोटल नंबर ऑफ सीड्स 1600 प्रोड्यूस हुए, तो बताइए कि कौन कौन कितना कितना प्रोड्यूस होगा। अब जैसे राउंड येलो कितना प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राउंड येलो कितना प्रोड्यूस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 × 1 16,
तो कितना प्रोड्यूस हुआ, तो देखो 9 इसका रेशियो है और टोटल रेशियो कितना है 16 है और टोटल सीड्स कितने हैं 1600, तो ये मल्टीप्लाई कर दो यानी 900 ये होगा 900। राउंड ग्रीन कितना प्रोड्यूस होगा, राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन कितना प्रोड्यूस होगा, इसका रेशियो यहाँ 3 चल रहा है तो 3/16 इंटू 1600 100 कर दो, ये 300 प्रोड्यूस होगा। ऐसे रिंकल्ड येलो कितना है, वो भी 3/16 इंटू 1600 यानी 300 होगा। और लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन ये रेशियो 1 है, 1/16 इंटू 1600 ये कट जाएगा 100 यानी ये 100। तो इस तरह से ये अलग अलग काउंटिंग में भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी से एक पुनेट स्क्वायर बना करके इस पूरे प्रोसेस को समझा दे रहा हूँ। ये तो मैंने बता दिया, इसको मैं मिटाता हूँ, फटाफट देख लो। ये कंक्लूजन भी मिटा रहा हूँ, बुक में मिल भी जाता है, मैंने बता भी दिया है। देखो शुरू में हम लोग एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट ऐसे बता सकते हो। अब यहाँ से जो गैमेट बनाएंगे हम लोग, तो देखो 2 कैरेक्टर है, तो दोनों कैरेक्टर का एक एक जीन तुमको रखना है। यहाँ पर 2 जीन है इसके, 2 जीन है इसके, तो आर वाई हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर जर्म सेल में या गैमेट में, तो तुमको वही चीज़ करना है। यहाँ पर भी बनाओ, क्या हो जाएगा, क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनमें से कोई भी मिलेगा अगर, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही तो बनेगा, यही आपका F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे, F1 जनरेशन का क्रॉस होगा, तो इसमें हम लोग एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। देखो कैसे तुमको गैमेट्स बनाना है। देखो ये राउंड शेप के ये दोनों जीन है और कलर के ये दोनों जीन है, तो इनको एक एक उठा लो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। वैसे यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इनको मिलाते चलो। अब देखो मैं फटाफट लिखूंगा, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये हो जाएगा ऐसे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये सब आए, लेकिन मैं अब शुरू कर दिया हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन तो छोटा ही होगा, 1 नंबर आधा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन मुश्किल हैं, लेकिन ये रेशियो पूछा जाता है, रेशियो प्रिपेयर कर लेना। देखो अब मैं गिन के तुमको दिखा भी सकता हूँ कि राउंड येलो वाले 9 है इसमें। राउंड येलो के लिए क्या चाहिए, राउंड के लिए कैपिटल आर होना चाहिए और येलो के लिए कैपिटल वाई होना चाहिए। तो देखो एक ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तुम भी ऐसे बना सकते हो, ये हो गया। यहाँ देखो कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कम से कम एक ठो होना चाहिए, यहाँ नहीं है, ये है, ये है। अब इसके बाद यहाँ पर है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही हम बाकी को भी निकाल सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर तभी दिखता है जब डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए एक जीन भी अगर है तो वो दिखाई देगा, यानी एक ट्रेट भी है अगर उसका, जैसे डोमिनेंट एलील का अकेला फॉर्म भी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो दिखाई देगा। लेकिन रिसेसिव तभी दिखाई देता है जब दोनों जीन वही होंगे। जैसे देखो यहाँ पर इसका जो अगर हम लिखा गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो देखो ये कैरेक्टर है रिंकल्ड का, तो ये रिंकल्ड यहाँ दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई ऐसे लिखता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये रिंकल्ड नहीं होगा, ये राउंड होगा, क्योंकि राउंड वाला जीन आ गया इसलिए राउंड ही दिखाई देगा। रिसेसिव तभी दिखता है जब दोनों जीन वही होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं उसको भी डिफाइन भी कर देता हूँ, डोमिनेंट और रिसेसिव को। थोड़ा थेरेटिकल है, देखो जेनेटिक्स है ना, क्वेश्चन करोगे रेशियो बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थेरेटिकल है तो बोर मत होना है इसको लेके। क्वेश्चन इजी आता है, रेशियो ही पूछा जाता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। डोमिनेंट जीन किसको बोलेंगे, या डोमिनेंट ट्रेट, द ट्रेट
which can express itself in a single copy, that is heterozygous condition. हेट्रोजाइगस या इसी को हाइब्रिड कंडीशन भी बोलते हैं, हाइब्रिड कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव क्या होते हैं? रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? द ट्रेट which can only express itself in homozygous या डबल कॉपी लिख सकते हैं, डबल कॉपी या होमोजाइगस को प्योर भी लिखते हैं, प्योर और डबल कॉपी, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिसेसिव। अब एक एग्जांपल समझो, जैसे कैपिटल टी ये होमोजाइगस है या प्योर है, तो ये कैसा होगा? टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो ये हेट्रोजाइगस है, यही हेट्रोजाइगस बोला हूँ, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस, मतलब एक कैपिटल टी वाला जीन है, एक स्मॉल टी, तो ये कैसा दिखाई देगा? टॉल। अब यहाँ पे ये रिसेसिव इसीलिए है क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। ये कब एक्सप्रेस करेगा? जब दोनों जीन यही रहेगा, तो ये आपका ड्वार्फ होगा। तो ड्वार्फ इसलिए रिसेसिव है क्योंकि वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो दो कॉपी में रहेगा, यानी कि दोनों जीन जो पाए जाएंगे उस कैरेक्टर के, वो दोनों अगर रिसेसिव होंगे तभी रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देता है, अदरवाइज दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि F1 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर दिखता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा क्रोमोसोम पूछा जाता है, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर दी सेगमेंट्स ऑफ DNA विच एक्ट एज अ बियरर ऑफ हेरिडिटी। असर्शन रीजन में पूछा जाता है ये। क्रोमोसोम्स आर द सेगमेंट्स ऑफ DNA विच एक्ट एज अ बियरर ऑफ हेरिडिटी। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में? इजी क्वेश्चन ही आता है भाई। सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं? तो देखो, मेल इंडिविजुअल में क्या होता है? मेल में 22 पेयर ऑटोसोम प्लस XY होता है मेल में। ह्यूमन बींग में मेल में ये कंपोजिशन है। फीमेल में क्या है? 22 पेयर ऑटोसोम्स प्लस XX, ये पेयर लिख दें। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बींग में? 23 पेयर। किसी भी सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, अब इसी XY को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे या XX को, तो हम इसी से इनहेरिटेंस देखेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, तो मेल के लिए हम लिखेंगे XY, फीमेल के लिए लिखेंगे XX। तो इससे जो गैमेट्स बनेंगे यानी स्पर्म्स जो बनेंगे उसमें या तो X वाला क्रोमोसोम होगा या तो Y वाला। और फीमेल में दोनों ही जो एग है उनमें दोनों ही पॉसिबिलिटी जो है वो X है। अब XX से मैच किया तो XX यानी गर्ल, YX से मैच किया तो क्या बना? बॉय। पहले हम इसको बना दे, रुक जाओ। तो ये XX हो गया, फिर ये देखो XY और ये भी क्या हो गया? XY। यानी देखो इक्वल प्रोबेबिलिटी है गर्ल चाइल्ड का भी और बॉय चाइल्ड का भी। अब पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बॉय होगा या फिर गर्ल, तो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 50% गर्ल चाइल्ड का चांस है और 50% बॉय चाइल्ड का। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट या फिर जस्टिफाई दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बियरिंग ए बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड इज ऑन लक। ये लक पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। मैथमेटिक्स में आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, तो अगर हम कॉइन को टॉस करें तो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। इन द सेम वे, out of 4 individuals 2 will be girl, 2 there is possibility that half of the individual will be boy और and remaining half will be the girl, ठीक है ना। ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 50% चांस है कि बॉय होगा, 50% चांस है कि गर्ल होगा। हाँ, ये चीज जानना क्यों जरूरी है? देखो, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या थी भ्रूण हत्या की, उसमें बहुत सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर बच्चियों को मार दिया जाता है, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, ठीक है।
और उसके साथ साथ जो माँ होती है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तुम हमारे जनरेशन को एक बेटा नहीं दे सकी। ठीक है, सारा दोष जो है उस फीमेल को दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से एक बच्चा पैदा नहीं हो पाया। ठीक, कई ऐसे केसेस सुनने में आता है जहाँ पर कि फीमेल जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, सोशली उसको बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। ये सब क्यों है? अज्ञानता की वजह से है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि ये पॉसिबिलिटी इक्वल है बॉय या गर्ल होने की। दूसरी बात, अगर दोषी है भी कोई, तो दोषी अगर हम माने, वैसे तो दोषी कोई नहीं है, लेकिन अगर दोषी मानना भी है ना, तो किसको मानना होगा? तो दोषी तो मेल को मानना होगा, क्योंकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई है, फीमेल में तो ये होमोजाइगस है, दोनों ही क्रोमोसोम एक्स और एक्स है। तो यहाँ डिपेंडेंसी किस पे हुआ? मेल पे हुआ, कि मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो जाहिर सी बात है गर्ल प्रोड्यूस होगी, अगर वाई क्रोमोसोम ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? बॉय प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए बहुत ही मिथ है, बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको दूर करना चाहिए। और क्लास 10th लेवल पे ये सिलेबस में रखने का मुख्य कारण भी मुझे लगता है यही है कि लोग ये जानें कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि फीमेल को ब्लेम किया जाए कि तुम बच्चा जन्म नहीं दे पा रही हो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सोशल न्यूसेंस है, इसको हम लोग को एलिमिनेट करना चाहिए और पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जेनेटिक्स में देखिए क्वेश्चन में कोई बायोलॉजी की तरह प्रॉपर फिगर वगैरह नहीं है, इसमें थेरेटिकल है, और क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आएगा वो मैथमेटिक्स की तरह आएगा कि ये प्लांट है, इसका इससे क्रॉस किया गया, बताओ रेशियो क्या होगा, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, F2 में क्या मिलेगा। इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चंस you will be able to understand the concept, and the questions are asked from this topic only. So if you are able to understand this topic, then you can easily solve the question which will come in your examination. Thank you.